नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर आए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। बोले, नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए विनाशकारी। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके की बड़ी मुश्किलें, सीजेपी को मिले 1 करोड़ के फंड पर उठे सवाल। चुनाव आयोग, इनकम टैक्स और महाराष्ट्र सरकार से की जांच की मांग। परिसीमन पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, चेन्नई में बोले, ये तमिलों की ताकत छीनने की बीजेपी आरएसएस की बड़ी साजिश, बीजेपी ने किया पलटवार। E20 पेट्रोल के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का बड़ा आंदोलन, पीएम आवास तक मार्च करने का किया ऐलान। 19 साल बाद कोलकाता लौटी तस्लीमा नसरीन, बोली, अन्याय लंबे वक्त तक नहीं रह सकता। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी के महाअभियान की। आज प्रधानमंत्री मोदी ने नशे के खिलाफ महाअभियान का आगाज किया। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का देश में 10,000 जगहों पर एक साथ कार्यक्रम किया गया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं से बातचीत की। मोदी का ये ड्रग फ्री कैंपेन 100 हफ्ते यानी करीब 2 साल तक चलेगा। इस महाअभियान का टारगेट देश भर के 1 करोड़ युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाना है। यूथ को नशे की बुरी लत से दूर रखना है, समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करना है। कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार, समाज तीनों के लिए विनाशकारी है। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमारे युवाओं की केंद्रीय भूमिका है। युवाओं को अपनी ऊर्जा, क्षमता और प्रतिभा का उपयोग देश के विकास में करना चाहिए, ना कि इसे नशे की लत में गंवाना चाहिए। आज पीएम मोदी ने फिर गजब कर दिया। देखिए, नशा जो है, जो ड्रग्स है, ये कई सारी समस्याओं को एक साथ लेकर के आता है। ये टेररिज्म से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ड्रग्स का जो पैसा, उसका जो कमाई है, वो टेक्निकली वो आतंकवाद में ही खर्च होता है। जितना जिहाद चल रहा है ना देश में, जितने जिहादी हैं, उनकी फंडिंग इसी ड्रग्स के पैसे से होती है। यही अफीम, यही अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से सारा कुछ जो है वो चलता है। खैर, 100 सप्ताह के लिए है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ लोगों के पार्टिसिपेशन, लोगों को जागरूक करने से काम नहीं चलेगा। वी नीड वेरी हार्ड लॉज, ऐसा कानून कि अगर आप ड्रग्स के साथ पकड़े जाते हैं तो फिर आप बच नहीं पाएंगे। बहुत सारे देश हैं, सिंगापुर में कोई ड्रग्स आप छोटी सी मात्रा में भी लेकर के कहीं, आपकी अंतरात्मा हिल जाएगी, पकड़े जाएंगे, मार दिए जाएंगे, आप बचेंगे नहीं। यहां ड्रग्स में लोग पकड़े जाते हैं, बेल मिल जाता है, तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। जागरूकता राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इसको स्टिग्मा बनाने की जरूरत है। इसको क्लास में, स्कूल में, कॉलेजेस में उसको पढ़ाने की आवश्यकता है कि ये कितना खराब है। लोगों के दिमाग में इसके प्रति नफरत पैदा करने की आवश्यकता है, जागरूकता लाने की आवश्यकता है। वो अपनी जगह पे है, लेकिन साथ में आपके पास कानून ऐसे कड़े होने चाहिए कि ये जो ड्रग्स का व्यापार करने वाले, ड्रग्स को कैरी करने वाले, ये सब उस सजा के डर से, उस कड़े प्रावधान से वो उनकी हिम्मत हार जाए। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये भी है, हमें मानना पड़ेगा कि ड्रग्स को कंट्रोल करने वाली एजेंसियां ही ये घूस खा करके, पैसे खा करके, ये नेता, इसमें अधिकारी, इसमें पुलिस, ये सब मिलके इस कारोबार को बकायदा आंखें बंद कर लेते हैं और ये बदस्तूर चलता रहता है। तो अपनी जगह पे ये नशा उन्मूलन कार्यक्रम तो ठीक है, कानून की भी जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और खबरों में अब बात कॉकरोचों पर दनादन एक्शन की। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जंतर मंतर कांड पर अभिजीत दीपके को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सीजेपी को मिले 1 करोड़ रुपए के फंड को लेकर भी विवाद गहरा गया है। सूरत के आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने चुनाव आयोग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स
और सरकार से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। अमित तिवारी ने कहा कि अभिजीत दीपके के पिता भगवान राव दीपके महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में जूनियर इंजीनियर थे और उनकी मासिक आय करीब 60 से 65 हजार है। इतनी सीमित आय के बावजूद परिवार ने बच्चों की अमेरिका में पढ़ाई जैसे महंगे खर्च कैसे उठाए। अमित तिवारी ने इस पूरे मामले में आय के स्रोत और संपत्ति की जांच की मांग कर दी है। तो वहीं कॉकरोचों की गिरफ्तारी और छापों को लेकर दीपके ने फिर विरोध प्रदर्शन की धमकी दी है। डॉक्टर साहब, अभिजीत दीपके क्या आप बहुत बड़े लीगल बैटल में फंस रहे हैं? देखिए, सवालों को तो जवाब देना होगा। आप सवाल पूछ सकते हो तो बाकी लोग भी आपसे भी सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा तो नहीं, वन वे स्ट्रीट नहीं है डेमोक्रेसी। सबकी जवाबदेही तय होगी। आप नेता बनोगे तो आपकी पूरी कुंडली खोली जाएगी। वाजिब सवाल है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने सवाल किया कि 65,000 आपकी सैलरी है, आप कैसे भेजे उधर, कैसे चला गया वो? आपके पास घर भी है, बड़ा घर है, ये सारी चीजें, और आय से ज्यादा संपत्ति रखना बड़ा सीरियस केस बनता है। इसमें बहुत सीरियस केस बनता है। तो एक तो फंडिंग की जांच चल रही है हर जगह कि ये कॉकरोच का जो आंदोलन हुआ ये हुआ कैसे। अब देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एक इमोशनल चल रहा था कि ये देखिए, मेरे तो आंख में आंसू आ जाते हैं कि केरल से किसी व्यक्ति ने 20 बर्गर जो है ऑर्डर कर दिया। बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है। अब जांच से क्या मालूम चल रहा है? मालूम चल रहा है कि कुवैत में बैठे, लंदन में बैठे, कनाडा में बैठे, ये अमेरिका में बैठे, ये कॉकरोचों के सरदार लोग वो किसी भी आदमी को पकड़ रहे हैं जो ट्विटर पे जाकर के समर्थन में कह रहा है या इंस्टाग्राम पे समर्थन कर रहा है। उसको फ़ोन किया, उससे कांटेक्ट किया, बोला भाई ऐसा है, 3-4 कंटेंट और बनाओ, तुमको मैं 60,000 रुपया देता हूँ, 50,000 रुपया देता हूँ, 10,000 तुम रख लेना, 40,000 का कुछ ऑर्डर कर देना वहाँ पे इसके नाम से। ये कोऑर्डिनेशन चल रहा था। मतलब किसी को पता भी ना चले और पैसा, ये जिसको जो पकड़ के ले गया, जो बिरयानी बांट रहा था, जुनैद है ना, मोहम्मद जुनैद, वो कोई अपने पैसे से थोड़ी कर रहा था। मोबाइल शॉप चलाता है, 20,000 की उसकी आमदनी है, तो यहीं से लोग जो है इकट्ठा, वो कोऑर्डिनेट कर रहा था। इसलिए पुलिस पकड़ के उठा के ले गई कि जरा से फोन उन दो, जरा पता करें कहां से कोऑर्डिनेशन चल रहा था तुम्हारा। यहां से ऑर्डर जाता था कि भाई अब खाने में जो है आज इसकी जरूरत है, इतनी जरूरत है, इतनी जरूरत है, और कहीं कहीं से जो है ऑर्डर करवाया जा रहा है। तो ये लोग तो सारे लोग नपेंगे, ये बचेंगे नहीं। और इसका बहुत बड़ा कारण क्या है कि दिल्ली पुलिस अब इसको एक कॉन्स्पिरेसी के एंगल से जांचना परखना शुरू कर दिया है। और खबरों में आगे का रुख करते हैं। कल से संसद के मॉनसून सत्र का तीसरा हफ्ता शुरू होने वाला है। संसद सत्र के पहले 2 हफ्ते संसद मार्च पर पुलिस एक्शन को लेकर हुए हंगामे के भेंट चढ़ गए। इस दौरान सिर्फ एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा हुई। इसके अलावा वंदे मातरम से जुड़ा बिल विपक्ष के हंगामे के बीच पास हुआ। क्या विपक्ष गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर हंगामा ही करता रहेगा या फिर सरकार परिसीमन बिल को लेकर आएगी? इस बारे में सरकार ने अभी तक कोई हिंट तो नहीं दिया, लेकिन राहुल गांधी ने डीएमके को बड़ा मैसेज दिया है। या कहें कि परिसीमन बिल को तमिलनाडु की पार्टियों को डराने की कोशिश की गई है। तमिलनाडु दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि जो भी पार्टी परिसीमन बिल का समर्थन करेगी वो तमिलनाडु के लोगों के साथ धोखेबाजी करेगी। उन्होंने आगे कहा, डिलिमिटेशन का मकसद तमिलनाडु के लोगों से उनके संवैधानिक अधिकार छीनना है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? फिर हंगामे के संकेत? देखिए, राहुल गांधी कुछ करते नहीं है, उनको जो लिख करके दिया जाता है वो पढ़ देते हैं, और चाहे वो कितना भी मूर्खतापूर्ण बात क्यों ना हो, कितनी भी मूर्खतापूर्ण, मुझे समझ में नहीं आता कि कौन इनको सलाह देता है। अब आप देखिए कि डिलिमिटेशन होगा, तमिलनाडु में जो सांसदों की संख्या, विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी, इसमें तमिलनाडु के लोगों के अधिकार को छीनने की बात कहां से आ गई? मुझे कोई समझा दे कि सांसदों की संख्या 50% बढ़ रही है, विधायकों की संख्या 50% बढ़ रही है, यू शुड सेलिब्रेट। मतलब मूर्खता का पूरी, माने उसकी पूरी सीमा
राहुल गांधी ने लांग दी। यह मसला पुराने बिल में हो सकता है, पुराने बिल में हो सकता है इस आधार पे कि जब पॉपुलेशन के आधार पे सीटें बढ़ाई जा रही थी तो तमिलनाडु या बहुत सारे, सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, बहुत सारे स्टेट्स की तरफ से ये कहा जा रहा था कि देखिए कि जो जनसंख्या यूपी, बिहार, नॉर्थ इंडिया में जो दनादन बढ़ा, वो खास करके मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा, जहाँ वहाँ जनसंख्या की संख्या जो ज़्यादा बढ़ी है, तो जितनी हमारी सीट अभी है, जितनी आप उत्तर प्रदेश की मान लीजिए एग्जाम्पल उसकी सीट है, अगर वहाँ जनसंख्या कंट्रोल के जो कानूनों को, जिन्होंने नियमों को पालन नहीं किया और जनसंख्या खूब ज़्यादा बढ़ा दिया, और हमने सरकार के दो परिवार, सुखी परिवार करके जो हम लोगों ने जिसको इसको ये किया, तो हम तो घाटे में रह गए। इसलिए जनसंख्या के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्शन था कि जिन राज्यों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी उसकी सीटें ज्यादा बढ़ जाएगी, और जिनकी जनसंख्या नहीं बढ़ी, जिन्होंने कंट्रोल किया, उसको घाटा हो जाएगा। तो अमित शाह ने तो यही तो किया। अब जो डिलिमिटेशन है कि बोला ठीक है भाई, पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं करेंगे, जितनी जितनी सीटें अभी है उसमें 50% बढ़ा देंगे। तो अगर एक फॉर्मूला पूरे देश में लागू हो रहा है जी। तो तमिलनाडु में डीएमके को ये कहने या तमिलनाडु के लोगों को ये कहना कि आपका अधिकार जा रहा है, तो ये तो केरल के साथ भी जा रहा है, फिर यूपी के साथ भी जा रहा है, बिहार के साथ भी जा रहा है। मतलब मूर्खता का ये इन्होंने, उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अगर कोई मूर्खता का कोई नोबेल प्राइज हो, राहुल गांधी को दे देना चाहिए। सिर पैर की बातें करने में वो एक्सपर्ट हो गए जी। और खबरों में अब बात केजरीवाल के आंदोलन की। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल के विरोध को लेकर 4 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालने की घोषणा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 लाख लोगों के ऑनलाइन हस्ताक्षर वाली याचिका सौंपने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मंगलवार दोपहर 12 बजे से वो 100 समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री से मिलने के लिए निकलेंगे। उनके साथ वही लोग जाएंगे जो डंडे और जेल जाने से नहीं डरते। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 में केजरीवाल ने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले देशवासियों से प्रधानमंत्री के नाम ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर करने की अपील की गई थी, जिस पर अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग साइन कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ऐलान किया है आंदोलन का, क्या है इसका मकसद? देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। केजरीवाल वो जो आंदोलनकारी हुआ करता था वो खत्म हो चुका। दैट केजरीवाल इज डेड। अभी जो केजरीवाल जो है ना, वो तिहाड़ी केजरीवाल है। तिहाड़ से लौटा हुआ शराब घोटाले का एक अभियुक्त है ना। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वो राजनीतिक चश्मे से ही देखना चाहिए। ये राजनीति कर रहे हैं, करना भी चाहिए, राजनीतिक तो पूरे के पूरे है ही। अब सारे लोग जो है वो छात्र आंदोलन पे लग गए। कॉकरोच वालों को इन्होंने प्रमोट वगैरह जरूर किया, लेकिन छात्रों वाला मामला जो है राहुल गांधी जो है वो लेके उड़ गए। छात्रों वाले आंदोलन में राहुल गांधी हैज बिकम हीरो। अब दूसरा चढ़ावा चोरी, उनसे कुछ लेना देना है नहीं, वो अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे भाई? इतना जल्दी वो कीड़ा खत्म नहीं होता ना कि देश का प्रधानमंत्री बनना है। जिस व्यक्ति के दिमाग में घुस जाए कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, ये कीड़ा जल्दी मरता नहीं है, वो पड़ा रहता है। तो अब इनको पंजाब और गुजरात में चुनाव लड़ना है, तो कैसे फोकस वापस हमारे ऊपर आए? अभी 2 सप्ताह से ये कॉकरोच वॉकरोच चला, तो केजरीवाल तो बह गया, पता ही नहीं चला केजरीवाल कहाँ है। तो मीडिया में छाने का क्या तरीका है? तो उसने देखा कि उसको इमीडिएटली मिला कि अरे ये राहुल गांधी ने तो रास्ता दिखा दिया। राहुल गांधी चले गए प्रधानमंत्री के घर के पास, वहाँ बैठ गए। वो 5-7 घंटा वो राहुल गांधी ही नजर आए। उसको तो ठीक से करना नहीं आता, हम बेहतर कर सकते हैं, इसमें तो हम मास्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई E20 का जो है मामला उठाएंगे, हम जाएंगे और प्रधानमंत्री के घर के पास जाएंगे। अब मैं ये भी आपको बता दूं, न ये घर पहुंच पाएंगे न जा पाएंगे, इनको उठा लिया जाएगा। और ये 100 की बात कर रहे हैं, इनके साथ वो और भी लोगों को लाने की कोशिश करेंगे।
100 मिनिमम टारगेट रखा है इन्होंने। और भी कुछ लोग इनके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये जो इस तरह से अपील कर रहे हैं कि भाई जो डर नहीं सकता, जो जेल लाठी खाने, ये दरअसल कोरी पॉलिटिक्स है कि ये जो इथेनॉल का जो मसला है उसके वो फ्लैग बीरर बन जाए। अखिलेश यादव जो है चंदा चोरी का फ्लैग बीरर बन गया। सबसे पहले इन्होंने भी वो उस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, केजरीवाल ने उस मुद्दे को भी उठाने की कोशिश की। जब चंदा चोरी का मसला आया, अयोध्या चले गए, ये हो गया वो हो गया, वहां लव कुश मंदिर खोलना शुरू कर दिए अमृतसर के अंदर, लेकिन वो इनके हाथ आया नहीं, पल्ले पड़ा नहीं। फिर छात्र आंदोलन में अपने जो है तमाम कॉकरोचों को भेजा, ये सब आम आदमी पार्टी वाले दीप के पीप के, तो वो भी हाथ से चला गया। तो कोई मुद्दा तो होना चाहिए। तो ये उसको ऐसा नहीं कि उनको कोई दिक्कत हो रहा है, वो कौन सा पेट्रोल बढ़ाते हैं और कौन सी उनके अपने पैसे से जो गाड़ी खरीदी जाती है, उनको कोई दिक्कत थोड़ी है गाड़ियों का और ये होने का। ये एक मुद्दे की तलाश में है कि जो केजरीवाल के लिए बिल्कुल वो पोटेंट हथियार की तरह वो इस्तेमाल कर सके, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और खबरों के आखिर में बात तस्लीमा नसरीन की। आखिरकार 19 साल बाद बांग्लादेश की मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन कोलकाता पहुंची। तस्लीमा नसरीन ने कोलकाता में रविंद्र सदन में स्पीच दी। इस दौरान बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी वहां मौजूद थे। तस्लीमा ने कहा कि 19 साल बाद उनकी कोलकाता वापसी बताती है कि कोई भी अन्याय स्थायी नहीं हो सकता। उनकी लड़ाई किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं, महिलाओं के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर। इस दौरान तस्लीमा नसरीन ने बांग्लादेश में बढ़ते कट्टरपंथ पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ जंगल की आग की तरह फैल रहा है, मुक्त चिंतकों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। कोलकाता में बांग्लादेश के कट्टरपंथ का जिक्र और 19 साल बाद तस्लीमा नसरीन की क्या संदेश दे गई। देखिए, तस्लीमा नसरीन कौन है इसको भी समझ लीजिए। मुस्लिम समाज में महिलाएं वैसे भी कम बोलती हैं, उनको एक्सपोजर नहीं मिलता। शी इज़ अ वेरी हार्डकोर फेमिनिस्ट और बहुत ही वो बेहतरीन लेखिका है। जब बाबरी मस्जिद को यहाँ पे गिराया गया तो बांग्लादेश में बहुत अत्याचार हुआ हिंदुओं के ऊपर। अत्याचार किस चीज का? महिलाओं के साथ रेप किया गया। उस पे उन्होंने एक किताब लिख दी, लज्जा, जो वहां के कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आया। आप ये समझिए, कैसा नहीं कि यहां मस्जिद तोड़ी गई तो वहां मंदिर तोड़ रहे, नहीं, रेप किया गया महिलाओं को। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, सरकार भी उस तरह की नहीं थी, कोई रोका ठोका नहीं, बहुत बहुत अन्याय हुआ। ये सब इतिहास के वो काले पन्ने हैं जो हिंदुस्तान में हिंदुओं को बताया नहीं जाता। खैर, उन्होंने किताब लिख दी तो कट्टरपंथी नाराज हो गए, उनको वहां से भागना पड़ा। भाग करके आगे कहाँ? कलकत्ता। कलकत्ता में इनको वामपंथियों ने, वहाँ पे सेकुलर लोगों ने, मौलानाओं ने बहुत एक्सप्लॉइट भी किया और वही कहानी उन्होंने लिख दी द्विखंडिता में, दूसरा नॉवेल उन्होंने लिखा। और उसके बाद यहाँ जो तो देखिए, तथाकथित ममता बनर्जी हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, सारे लोग क्या है? चैंपियंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। मोदी डिक्टेटर है और ये सब चैंपियंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इनको भागना पड़ा। ये मौलवी मौलानाओं ने जीना हराम कर दिया। ओवैसी के हैदराबाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो घुस करके इसको उनकी तो मर्डर ही हो गया होता, लेकिन किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तो अब सरकार बदली है तो वापस आई है तो उससे मैसेज नंबर 1 कि मुस्लिम अपीजमेंट, कट्टरपंथी मौलवी मौलानाओं और ये जो फर्जी सेकुलरिज्म है उसको बंगाल से बाहर कर दिया गया। नंबर 2 कि तमाम इस तरह के वॉइसेस जो इंडिपेंडेंट हैं उनके लिए बंगाल में फिर से दरवाजा खुल गया है। तमाम ऐसे कलाकार, आप देखिए ममता बनर्जी के ज़माने में आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, कार्टून नहीं बना सकते, गाना नहीं लिख सकते, फिल्म नहीं बना सकते।
ये तमाम चीजें चल रही थी और दिल्ली में बैठा ल्यूटेन मीडिया जो ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में था, वो अंधे, लंगड़े, लूल्हे, बहरे, गूंगे सब हो गए थे। उनको दिखता ही नहीं था कि बंगाल में क्या हो रहा है। तो ये जो तस्लीमा नसरीन का आना, ये बंगाल में फिर से पुनर्जागरण हो रहा है। आर्ट और कल्चर, वो उसमें एक नई रोशनी आ रही है, उसका ये परिचायक है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।